दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो पेपर था ना, ये पेपर एवरेज नहीं था यार, ये पेपर डिफिकल्ट था। रीजन बिंग ये पेपर आपको एवरेज लग रहा है ना, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट टेस्ट किए ना, वो तुमको पता थे। अच्छा, तुम मतलब तुमको आइडिया था कि अच्छा ये पॉइंट यहाँ से आया, ये पॉइंट ये पूछ रहा है। बट ये पेपर डिफिकल्ट है, ऐसा बोलने का मेरा कारण एकमात्र है कि भाई इसके जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर है ना, वो पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं, पॉइंट वाइज नहीं है। तो अगर पैराग्राफ फॉर्म में आंसर आते हैं ना, तो उसको लिखने का सब्जेक्टिविटी बढ़ जाता है, उसको मार्क्स देने में सब्जेक्टिविटी आ जाता है। तो जहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाता है ना, तो तुम्हारे हाथ में चीज़ें नहीं बचती है, वो पेपर चेकर के हाथ में जाती है। और ये पेपर, ऐसे पेपर आईसीआई तब डिज़ाइन करता है जब आईसीआई को रिजल्ट मैनेज करने का है, बट वो दूसरे दो पेपर में से ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ऑडिट के इस पेपर में से ज़्यादा चांसेस है कि रिजल्ट को मैनेज करेगा, क्योंकि अगर इसका पेपर चेकिंग अगर डिफिकल्ट होता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उस केस में आपका स्कोर अल्टीमेटली कम ही आएगा इसमें, ठीक है। और इसमें ज़्यादा स्कोर आने की आपकी गुंजाइश नहीं है। अगर आपका 40 to 50 में आ सकता है, 50 के ऊपर थोड़ा मुश्किल है, एंड 60 के ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी। और एक चीज़ है कि भाई साहब, मैं सजेस्टेड आंसर लेकर आता हूँ, इसमें मेरा रिस्क आता है, कोई फैकल्टी ऐसे आके नहीं बताएगा, ठीक है। मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ये कंसेप्ट मेरे बुक में इस पेज पे है, ऐसा नहीं चलता है दोस्त। कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, लिखना क्या है, आंसर कैसे आता है, क्या क्या चीज़ पूछी है, कैसे कैसे उसको डील करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। तो बुक में से आया तो बुक में से हमारा पूरा 100% आया भाई, ऐसे नहीं चलता है। तो कुछ चीज़ें हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, कुछ गलतियाँ हो सकती है। जैसे May 25 में हमारा एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना, सजेस्टेड मैंने दिया था, उसमें एमबीए का एजम्पशन गलत हो गया था। गलत नहीं, मैं अभी भी मेरे हिसाब से मेरे पक्ष में हो, क्योंकि एजम्पशन ऐसे कुछ करता है, कुछ चीज़ें 19-20 हो जाता है इधर उधर। तो एक आध दूसरा आंसर ऐसा होगा जहाँ पे तुम्हारा हो सकता है कि मेरे सजेस्टेड के साथ में मैच नहीं करेगा, बट मोटा मोटी लेवल पे तुम्हारे पास में एक आइडिया आ जाएगा तुमको कि सजेस्टेड आंसर कैसे आ सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप एक बार चेक कर लेना। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है ना, स्कोर करने के लिए आपके पास में 4 से 5 ही क्वेश्चन थे, जो हमारे 3 बकेट में से थे। बाकी जो क्वेश्चन थे ना, उसमें आपका स्कोर बढ़ेगा, इसके चांसेस बहुत कम है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है पेपर का। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोफेशनल इथिक्स के 2 क्वेश्चन है ना, वो 2 क्वेश्चन आपको, आपने अच्छे से अटेम्प्ट करे अगर, जो हमारे इथिक्स 135 में से है, तो वो क्वेश्चन में आपका स्कोर अच्छा रहेगा। 810 में जो प्रोसीजर है, उसमें से आपका स्कोर अच्छा रहेगा। 2410 के 2 क्वेश्चन थे, उसमें से ऑब्जेक्टिविटी में स्कोर नहीं बढ़ेगा। जो तुम्हारा जो दूसरा था डब्ल्यू आर में था ना, तो डब्ल्यू आर में स्कोर बढ़ेगा। एंड कंप्लायंस ऑडिट जो है ना, पीएसयू का पार्ट, ये जो 4-5 क्वेश्चन है ना, उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा होता है ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जगह पे ना थोड़ा सब्जेक्टिविटी आ जाता है कि पेपर चेकर कितना मार्क देगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, उसमें चीज़ें आ जाती है, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन चेक करेंगे, एक एक चीज़ को चेक करेंगे। अगर आंसर में कुछ अमेंडमेंट आ जाता है, या फिर मुझे लगता है कि बाद में अच्छा ये आंसर आना चाहिए, तो उस केस में मैं पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा, तो पिन कमेंट चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन 1A, जो बात करता है ना, वो एसक्यूसी के बारे में बात करता है। एसक्यूसी में क्या हुआ है देखो, ये जो पीडीएफ है, एक टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगा, तो अगर किसी को जाके देखना है तो पीडीएफ में से देख सकता है। मैं आपको थोड़ा फास्ट में मोटा मोटी लेवल पे चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिस्टर ए था, जो पहले आर्टिकल था, तो रिसेंटली क्वालिफाई हो गया, ठीक है। क्वालिफाई होने के बाद में उसको लिस्टेड एंटिटी का EQCRR बना दिया, मतलब रिव्यूअर बना दिया। तो जब उसको रिव्यूअर बना दिया, उसने क्या किया है, रिव्यू करते समय उसने क्या किया है, साइन किए कुछ वर्किंग पेपर्स एंगेजमेंट टीम के। फिर विदाउट गोइंग थ्रू ऑडिट फाइल, मतलब उसने अच्छे से रिव्यू नहीं किया है, एंड उसका उसने डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ मेंटेन नहीं किया है। इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है। तो उस केस में तुमको क्या करना है, उसने जो काम किया है, उसने जो एक्ट किया है, उसके ऊपर तुमको कमेंट करना है, ठीक है। अब है ना, इसका आंसर किस आधार पे होगा, ये मैं तुमको बता देता हूँ। ये हमारे जो क्वेश्चन बुक में 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, जो सीए रागिनी का क्वेश्चन है, क्योंकि वो सेम बेसिस पे इसका आंसर रहेगा। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, लिस्टेड कंपनी है, उसका ऑडिट उसने पहले नहीं किया है, वो अभी लिस्टेड कंपनी का EQCR कर रही है। फिर उसने क्या किया है, वर्किंग पेपर को साइन किया है, येस नो चेकलिस्ट को टिक किया है, और उसने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करे। तो उस केस में इसका जो आंसर है ना, मेरे हिसाब से ये तुम्हारा सजेस्टेड आंसर के साथ में मैच करेगा। तो इसका आंसर आईसीआई ने कैसे दिया है देखो। सबसे पहले SQC1 में EQCR मतलब रिव्यूअर, ये हमारा शॉर्टकट है। रिव्यूअर जो है ना, वो कौन होगा, पार्टनर होगा, अदर पर्सन होगा। उसके बाद में लिस्टेड एंटिटी के केस में जो EQCR होता है ना, वो कौन होना चाहिए, एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ लिस्टेड एंटिटी के लेवल का होना चाहिए। इस केस में तुमको हिंट दिया है कि भाई रिसेंटली क्वालिफाइड है,
और कब बना है भाई, 1 फरवरी को बना है, तो भाई 3 महीने में थोड़ी उसने ऑडिट किया होगा, तो नहीं है। तो इसने भी लिस्टेड एंटिटी का पहले ऑडिट नहीं किया, एंगेजमेंट पार्टनर लेवल का बंदा है नहीं है वो, ये तुमको बता दिया क्योंकि आर्टिकल असिस्टेंट था ये पहले, ठीक है। तो इस केस में ये जो आंसर है तुम्हारा पहले ये आएगा, उसके बाद में EQCR के काम में क्या क्या चीज़ आ जाती है ये तुमको बताना पड़ेगा। फिर 220 के हिसाब से EQCR का डॉक्यूमेंट क्या करना है उसने, वो तुमको लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद में इन द गिवन केस जो तुम्हारा चेंज हो जाएगा गिवन केस में, उसका अप्रोच है ना प्रॉपर नहीं था, ये तुमको लिखना पड़ेगा। और हो सकता है कि क्लॉज 8 एंड 9 के बारे में भी वो बात करके तुमको गिल्टी कर दे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो रहा है ना कि इसका जो आंसर है ना, कि ये आंसर तुम्हारा प्रॉपरली फिट हो सकता है। अभी हो सकता है कि क्लॉज 8 एंड 9 के बारे में वो बात ना करे, ऐसा भी हो सकता है, बट मोस्टली यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक जो है ना, वो तो आंसर तुम्हारा आना चाहिए, ठीक है सर। इसमें जो अगर आपने ये पॉइंट लिखे है ना, कंसिडरेशन इन EQCR फॉर ऑडिट ऑफ FS ऑफ लिस्टेड एंटिटी, तो ये पॉइंट जो है ना, तो ये पॉइंट्स तुम्हारे मोस्टली उसका आंसर का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आपने लिखा है ना, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें थोड़े मार्क्स मिल सकते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि है ना, देखो यहाँ पे ना तुम्हारा जो काम है ना EQCR, इधर ऊपर वर्क ऑफ EQCR, इसमें ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट जो एंगेजमेंट टीम ने बनाए हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, तो इसका ही वो थोड़ा हिस्सा होता है, इसका ही थोड़ा हिस्सा होता है। तो इसमें आपका स्कोर थोड़ा सा मतलब थोड़ा दे सकते हो, डिपेंड करेगा भाई, पेपर चेकर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके स्कोर का डिपेंड करता है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक केस में ना ये स्कोर आपको शायद से मार्क्स उतने नहीं देंगे वो, बट अगर आपने आंसर लिखा है ना, तो आपको देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज कुछ है नहीं है भाई, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स को कैसे अलोकेट करेंगे, कैसे मार्क्स देंगे, ये थोड़ी दिक्कत की बात होती है, ठीक है। चलिए सर, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगेन ये जो नेटवर्क फर्म के बारे में बात किया था इन्होंने, अब यहाँ पे है ना एक क्वेश्चन पहले पूछा नहीं है, तो अगर क्वेश्चन पहले पूछा नहीं है तो तुमको पता नहीं है कि इसको आंसर कैसा आएगा, क्या आंसर कैसे लिखना है। तो इस केस में भी आपको देखना पड़ेगा आपने क्या किया होगा, मोस्टली आपके हिसाब से आंसर को डिज़ाइन किया होगा, और जो सजेस्टेड आंसर आएगा वो थोड़ा अलग आ सकता है थोड़ा, या फिर उनको अगर सजेस्टेड आंसर ही चाहिए तो मार्क्स आपके यहाँ वहाँ थोड़े काट सकते हैं। अब हमको ये नहीं समझता है क्योंकि ये क्वेश्चन में से कि कौन से क्वेश्चन के ऊपर कितने मार्क्स उन्होंने अलोकेट किए हैं, ठीक है। बात करते हैं, सुबह है सीनियर पार्टनर है, वो क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उनका नेम अप्रूव हो जाता है सुबह एंड एफिलिएट्स करके, ठीक है। अब वो क्या है, प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग रिलेवेंट फॉर्म्स टू द ICI फॉर द रजिस्ट्रेशन। साइमल्टेनियसली आरएस एंड एसोसिएट होता है, वन ऑफ द मेंबर फर्म इन द ग्रुप साइन कोलेबोरेशन एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग नेटवर्क बेस इन सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको गाइड करना है CA सुबह को एंड RS एसोसिएट को रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग इशूड बाय द ICI इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो आपको दिया है ना सजेस्टेड आंसर, इसमें क्या क्या पॉइंट आने चाहिए वो देखो। सबसे पहले इंडिविजुअल फर्म LLP उसको एक ही नेटवर्क को ज्वाइन करना अलाउ है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि RS जो है ना अगर सेम ग्रुप का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि ये बाहर जो सिंगापुर में ज्वाइन कर रहा है ना, वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है। अगर इसने सुबह एंड एफिलिएट्स को ज्वाइन किया है तो दूसरे नेटवर्क को ज्वाइन नहीं कर सकता है। फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर शैल ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क, ये बात हो जाती है। अब तुमको क्या पूछा है, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया में तुमको बताना है गाइडलाइन, उसके बारे में तुमको पूछा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, उसके बारे में आपको गाइड करना है, गाइडलाइन के बारे में। तो आप अच्छे से इसको बता दोगे कि भाई इन इंडिया में क्या होगा एंड आउटसाइड इंडिया में क्या होगा। तो सबसे पहले नेम अप्रूव हो चुका है तो फॉर्म ए उसने भरा होगा। तो अगर फॉर्म ए के बारे में तुमको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अप्रूवल ऑफ नेम एंड नेटवर्क ऑफ द फर्म, उसके बारे में आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी एंड एफिलिएट जो तुमको नाम अलोकेट किया है फॉर्म ए में तुमने भरा होगा, फिर वो तुम्हारा रिजेक्शन अप्रूवल 30 दिन में आता है। तो ये चीज़ है ना मेरे हिसाब से ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा वाला पोर्शन होगा, इसको डायरेक्टली मार्क अलोकेट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने लिखा भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने एफिलिएट्स जो है ना नाम तो ग्रांट हो चुका है, ग्रांटेड लिखा है तो ग्रांट हो चुका है। तो फॉर्म ए तो भर दिया है तो 30 दिन हो गए, सारा अप्रूवल का प्रोसेस हो गया है। तो ये मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है, अगर आता है भी है ना सजेस्टेड में तो भी आपने लिखा भी है। तो इसके बाद वाला प्रोसेस को आपको गाइड करना है। तो इसके बाद वाला प्रोसेस है ना वो फॉर्म बी का होता है, जो आपको 3 महीने में भरना पड़ेगा। रिजर्व होता है नेम क्योंकि 3 महीने के लिए, ये सारी चीज़ तुमने लिखा होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क मैंडेटरी हो जाता है इन इंडिया के लिए। आउटसाइड इंडिया के लिए तुमको लिखना पड़ेगा कि फॉर्म डी तुमको भरना पड़ेगा 30 दिन में, जब तुम एंटर करते हो नेटवर्क अरेंजमेंट में। ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इस आंसर का हिस्सा होगा,
अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा स्कोर जो है ना वो डिपेंड करेगा पेपर चेकर के हिसाब से कि वो कितना स्कोर किसके ऊपर अलोकेट करता है, फॉर्म के नाम, नंबर, या फिर जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर कितना देता है, या फिर तुमने कैसे लिखा है उसके ऊपर कितना स्कोर देता है। और ये अगेन तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव में ही आएगा जब आंसर सजेस्टेड आंसर आएगा तो इस हिसाब से तुम्हारा स्कोर हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स में ऐसे होता है कि एक आध दूसरा क्वेश्चन इधर उधर से पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है। बट एक क्वेश्चन तुमको पता था, नेटवर्क के बारे में सारी चीज़ें पता थी, तो आपने रिलेवेंट लिखा है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको 2 से 3 मार्क तो उन्होंने देने चाहिए अच्छी तरीके से। फिर 1C के बारे में बात करेंगे। इनका मर्जर अमलगमेशन कुछ तो हुआ है, उसके केस में कारों के बारे में क्वेश्चन पूछा है। कारों में क्वालिफाई करना है तुमको, क्वालिफिकेशन है उनके रिपोर्ट में। तो जब CFS बन जाता है तो CFS में जो कंपनीज ऐड होती है, CFS में जो कंपनीज आ रही है ना, उनके बारे में तुमको लिखना पड़ता है कि उनके जो CFS में कंपनीज ऐड हो रही है उनके कारों की रिपोर्ट में उनके ऑडिटर ने अगर क्वालिफिकेशन दिया है तो उनको तुमको रेफर करना पड़ेगा। तो गिवन केस में तुम्हारे पास में 3 क्वालिफिकेशन है, एक तो KK लिमिटेड उसमें क्वालिफिकेशन है, फिर तुम्हारा OP लिमिटेड उसमें क्वालिफिकेशन है, एंड तुम्हारा खुद का जो कंपनी AZ का जो था ओरिजिनल उसमें भी क्वालिफिकेशन है प्रिंसिपल का। तो तुमको क्या पूछा है कि तुम CAP मतलब जो प्रिंसिपल रहेगा वो कैसे रिपोर्ट करेगा, जो CFS के ऊपर जो तुम्हारा कारों का रिपोर्ट जाएगा उसमें क्या जाएगा उसके बारे में तुमको पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पहले ऐसे आके गया है, एक क्वेश्चन देखो RTP नवंबर 23 में आके गया है। इसके पास में भी 2 सब्सिडरी होते हैं, 2 या 1 सब्सिडरी होता है। उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म फंड यूटिलाइज के लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, मतलब यहाँ पे क्या है क्वालिफिकेशन आता है। ठीक है, तो जो CFS में कंपनी ऐड होता है उनके कारों के रिपोर्ट में उनके ऑडिटर ने क्वालिफाई किया है, तो उस केस में ये जो उसका आंसर है ना, ये आंसर तुम्हारा यहाँ पे आएगा। तो कैसे आंसर आना चाहिए तुम्हारा, देखो सबसे पहले ये तुम लिखोगे गिवन पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उनके नाम वगैरह क्या है, क्या क्या हुआ था, क्वालिफिकेशन आता है, लिखना पड़ता है। पैराग्राफ 2 जो है ना कारो 2020 का, वो क्या बोलता है कि कारो के प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन CFS एक्सेप्ट फॉर द क्लॉज 21 ऑफ पैराग्राफ 3। तो क्लॉज 21 बस आता है, ये तुमको पता है। एंड क्लॉज 21 में तुमको क्या लिखना पड़ता है कि तुमको कमेंट करने पड़ते हैं वेदर देयर आर एनी क्वालिफिकेशंस और एडवर्स रिमार्क इन द कारो रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज जो CFS में आते हैं। ठीक है, इफ सच क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क एग्जिस्ट करता है तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ कंपनीज एंड पैराग्राफ नंबर ऑफ कारो कंटेनिंग दोज क्वालिफिकेशन एंड एडवर्स रिमार्क। तो तुमने पैराग्राफ 2 को कोट करना था, क्लॉज 21 को कोट करना था। अगर ये 2 कोट किया है आपने तो आपका थोड़ा अच्छा जाएगा। उसके बाद में CAF मतलब जो पेरेंट का ऑडिटर है उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, एक तो रिपोर्ट अंडर क्लॉज 21, उसके अंडर रिपोर्ट करना, उनके क्वालिफिकेशंस को इनकॉर्पोरेट करना एंड पैराग्राफ नंबर को मेंशन करना। ये 3 चीज़ है, इसके बारे में हमने अच्छे से बात किया है। तो ये 3 चीज़ है ना, ये 3 चीज़ भी तुमको हो सकता है कि ऐसा का ऐसा लिखना पड़े कि ये 3 चीज़ तुमको करनी पड़ेगी। फिर ये तो ठीक है मैनेजमेंट का कंटेशन वगैरह ठीक है, उसके बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में तुमको एक्चुअल में ये 3 चीज़ें करनी पड़ेगी, मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन एंड पैराग्राफ नंबर को भी मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि तुमको फिर लेना पड़ेगा कि KK ने एक क्लॉज जो है तुम्हारा 15 उसमें क्या किया है क्वालिफिकेशन, इसको तुमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो क्लॉज नंबर इसके क्वालिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा कि इस कंपनी का ये क्वालिफिकेशन है। तो ऐसे 3 कंपनीज का तुमको लिखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें तुम मेंशन करते हो ना तो यू कैन एक्सेप्ट कि आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा। बट ये सब करने के बाद में जो है ना, ये जो है ना C नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो भाई एक बच्चा करेगा 4 मार्क के लिए तो कितना करेगा, ये भी बात आती है ना। तो आपको ये क्वेश्चन आता था, अच्छी तरीके से आपने लिखा होगा, बट है तो 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए नहीं पूछा है। तो ऐसा चीज़ होता है, ऐसा ऐसे करता है। ठीक है, तो अगर इसमें से एक भी मार्क काटते ना तो तुमको 3 मार्क मिलेंगे। अगर यही 5 मार्क के लिए होता तो आपको 4 मार्क मिल जाते, तो इसमें 3 मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि आधे मार्क का सिस्टम तो लास्ट टाइम नहीं था। तो सीधा काटेंगे तो 1 काटेंगे, देंगे तो पूरा 1 देंगे। तो ये चीज़ हो जाती है कि आपका स्कोर जो मैंने बोला ना कि आपको उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन 2 में आ जाइए सर। क्वेश्चन 2 क्या बात करता है, अभी देखो यहाँ पे तो है ना, एक क्वेश्चन के साथ में ही मैं ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, या फिर क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको फंसाने के लिए बनाया है, जो भी कहना है कहो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फायर NOC है, उनको होने चाहिए उनके पास में फायर NOC, बट कंपनी के पास में फायर NOC नहीं है। तुम TCWG के पास में जाते हो,
वो बोलता है कि देख फायर एनओसी जो है ना तुम्हारे एफएस के स्कोप में नहीं आता है, तो तुमको इसको देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है सर, तुमको समझ में आ जाता है कि ऐसे 250 का क्वेश्चन है। ठीक है सर, तुमको समझ में आता है कि ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन है, क्वेश्चन है। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है। इन माय ओपिनियन ये जो क्वेश्चन है ना वो ड्राफ्टेड नॉट ड्राफ्टेड केयरफुली, या फिर तुमको केयरफुली ड्राफ्ट किया है तुमको कंफ्यूज करने के लिए। एज पर आईसीआई का पास्ट प्रैक्टिस है ना, दे गिव आंसर एज पर लास्ट लाइन, मतलब जो लास्ट लाइन है ना उसके हिसाब से आंसर देते। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में क्या होगा, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, बट देखो यहाँ पे विच इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गिवन सेक्शन, सो यू कैन एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसर इन सजेस्टेड आंसर। तो ये जो आंसर है ना आईसीआई के मॉड्यूल का, मैंने इस पीडीएफ के एंड में रखा है, जिसको आप रेफर कर सकते हो। बट मेरा क्या सोचना है वो देखो। व्हेन अ स्पेसिफिक केस ऑफ सस्पेक्टेड और आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस इज फाउंड, जैसे गिवन केस में तुमको समझ में आता है, यू ऑब्जर्व कि तुमको समझ में आता है कि कंपनी के पास में फायर एनओसी नहीं है। तो अगर कंपनी के पास में फायर एनओसी नहीं है जो कि इसका रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उस केस में क्या हो जाता है, आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस बन जाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन को एज ए ओवरऑल देखूं, तो आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस में ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये मेरा आंसर आना चाहिए था। बट इन्होंने जो दिया है ना, ऐसा नहीं दिया कि सस्पेक्टेड या आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस में। देखो सर 250 में ना 4-5 पॉइंट आ जाते, जैसे कि पहले ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि साई ऑब्टेन करना है, कि अगर अदर लॉस का है या फिर एफएस के लॉस का है उसके बारे में। दूसरी बात आती है कि तुमको देखना पड़ता है आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर होंगे तुम्हारे। तीसरी चीज होती है कि जब नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई करते हो तब क्या प्रोसीजर होगी तुम्हारी। चौथी बात आती है कि रिपोर्ट करना कैसे करना है, क्या क्या करना है उसके बारे में। एंड और एक क्वेश्चन आ जाता है जो इंस्टेंसेस के बारे में बात करता है नॉन कंप्लायंस के। तो गिवन केस में जो क्वेश्चन बनाया ना, वो क्वेश्चन ऐसे बनाया कि फायर एनओसी मतलब जो नॉन कंप्लायंस है वो आइडेंटिफाइड हो चुका है, सस्पेक्टेड या आइडेंटिफाइड है, और क्वेश्चन पूछा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इस वजह से ना मैं क्या सोचता हूँ, जैसे कि गिवन केस में आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली ट्रांसलेट इनटू द सेट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स। सो व्हाइल द क्वेश्चन आस्क अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसर शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। आंसर में क्या होना चाहिए, प्रोसीजर होने चाहिए। ये मैं सोचता हूँ, ये मेरा पर्सनल है, इसको सजेस्टेड आंसर के साथ में मैच मत करो, ये मेरा पर्सनल है। बट एज ऑलवेज तुम एग्री नहीं करोगे मेरे से, या आईसीआई जो आंसर देता है वो लास्ट लाइन के आधार पे देता है ज्यादातर केस में, तो यू कैन एक्सपेक्ट आंसर गिवन इन द एंड ऑफ दिस पीडीएफ। तो सजेस्टेड आंसर के लिए एंड में जाके देखो, मतलब उसमें क्या आता है मोटा मोटी लेवल पे, बहुत सारा पीडीएफ पढ़ने के बाद में तुमको समझेगा कि जो लॉज एंड रेगुलेशन है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है उसके लिए साई ऑब्टेन करने का है, एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं उसके लिए तुमको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अलॉन्ग विद तुमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना होता है। ठीक है, यही तुम्हारा सब क्रक्स से इतना ही है कि ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं तुमको अगर बता दूं कि नॉन कंप्लायंस में जो कि गिवन केस में आइडेंटिफाई हो चुका है, उसमें ऑडिट के प्रोसीजर तुम्हारे क्या होंगे। देखो इसका जो आंसर क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें तो ऑडिट प्रोसीजर ही पूछते हैं। तो गिवन केस में ये अगर ऑडिट प्रोसीजर पूछते तो मजा आ जाता। बट जो भी है मेरे हिसाब से ना, ये आंसर है ना तुम्हारा परफेक्ट फिट होगा। ये आंसर सजेस्टेड आंसर नहीं है, नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं तुमको बता रहा हूँ कि आंसर परफेक्ट फिट होना चाहिए। कि गिवन केस में भाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस आ जाते हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा। सस्पेक्ट नॉन कंप्लायंस आता है तो मैटर एमएनटी के साथ में डिस्कस करेगा। एमएनटी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, ये सारी चीज आ जाती है। जैसे कि गिवन केस में हो रहा है ना, टीसीडब्ल्यूजी बोल रहा है कि तेरे को क्या करने का है, ठीक है, तेरे स्कोप के बाहर है, तो भाई तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर तुमको देखना है तो तुमको क्या करना पड़ता है, तुमको अदर ऑडिट के प्रोसेस, स्पेसिफाइड ऑडिट के प्रोसेस करने पड़ते हैं, जो कि क्या है, यही तो है वो स्पेसिफाइड ऑडिट के प्रोसीजर। तो मेरे हिसाब से ये आंसर अगर ऐसे देता है तो अच्छी बात होगी, बट अगेन बुरी भी बात होगी, क्योंकि ये आंसर देने के लिए उन्होंने जो है ना क्वेश्चन ठीक से डिजाइन नहीं किया है। सर जो भी है, आपको आंसर देखना है तो पीडीएफ के एंड में आपको देख सकते हो। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये सजेस्टेड आंसर के साथ में हो सकता है इधर उधर हो जाए जो भी आंसर है ये, बट जो है सो है, जैसा है वैसा है, अब कुछ कर नहीं सकते।
बहुत सारे बच्चों को समझा ही नहीं होगा कि अच्छा सर क्या बात कर रहे हो सर, सिंपल सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो तो लिख के आ जाओ ना, बात खत्म कर लो ना। तो ठीक है भाई, अपना अपना होता है। एज ए फैकल्टी मुझे ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपके लिए तो ठीक है। चलिए बात करते। अनलिस्टेड कंपनी है ये, अगेन प्रोफेशनल एथिक्स नोक्लार का क्वेश्चन आ जाता है। अनलिस्टेड कंपनी है, नेटवर्थ है 500 करोड़ का। सीएएफ है जो एंगेजमेंट पार्टनर है, उसको समझ में आता है इमिनेंट ब्रीच के बारे में। वो डिस्कस करता है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? वो भी सीए ही है एंड सीनियर मोस्ट डायरेक्टर है, मतलब तुम्हारा सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। उसने मिस्टर एक्स को बता दिया। मिस्टर एक्स का कहना है कि देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्टेड ऑन हिम फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द अफोरसाइड कंप्लायंस। उसका कहना है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कमेंट ऑन द कंटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स, कि वो उसका कंटेंशन सही है क्या। एंड दूसरी चीज पूछिए, डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय द सीएएफ रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व ओवर एंड अबव रिक्वायरमेंट अंडर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बच्चों को बहुत डाउट आया है इसके ऊपर कि भाई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मतलब क्या? 250 में डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 250 का डॉक्यूमेंटेशन लिखना है क्या? देखो भाई, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल अंडर एसएज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके ओवर एंड अबव तुमको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब नोक्लार का डॉक्यूमेंटेशन तुमको लिखना था। और ये तुमको आसानी से समझ में आ जाता क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन तुमको नोक्लार के अंदर ही तुमको पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पूछ रहा है, ओवर एंड अबव ऐसे के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछ रहा है। तो एक तो 250 में अगर तुम जाते हो तो वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन का कोई है नहीं है सीन। तो जो ये जो सीन पूछ रहा है ना, वो कौन सा है सर? एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है। और जो तुमको लिखना है ना, वो किसके बारे में लिखना है सर? एडिशनल डॉक्यूमेंट के बारे में लिखना है। ओवर एंड अबव मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट तुमको पूछा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन नोक्लार के आते हैं, जो 240 250 में तुम जा रहे हो तो गलत बात आ जाती है। एंड कंटेंशन के बारे में अगर बात करेंगे तो देखो, एक तो है ना, ये नोक्लार जो है ना वो लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी है तो नोक्लार एप्लीकेबल नहीं होगा गिवन केस में, ठीक है। देखते आराम से, ठीक है। देखो, प्रोफेशनल सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर एम्प्लॉय है लिस्टेड एंटिटी का तो उस केस में ही एप्लीकेबल हो जाएगा नोक्लार। एंड अगर मैं जो दूसरा कौन है तुम्हारा सीएएफ के बारे में बात करूं, वो एंगेजमेंट पार्टनर है कौन से ऑडिट के एंगेजमेंट का, उसमें एक तो लिस्टेड कंपनी भी होना चाहिए एंड नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा भी होना चाहिए। तो नेटवर्थ तो है तुम्हारा 250 करोड़ से ज़्यादा, बट लिस्टेड कंपनी भी होना चाहिए। एंड इसके बीच में जो है ना वो एंड है, और ये मैंने चिल्ला चिल्ला के तुमको समझाया रहेगा कि एंड है भाई और नहीं है। मतलब नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से ज़्यादा आता है तो नहीं बात करेंगे, लिस्टेड प्लस नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से ज़्यादा आता है तो बात करेंगे। तो दोनों केस होने चाहिए। तो सीएएफ के बारे में तो वैसे पूछा नहीं है, बट सीएएफ के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है एंड मिस्टर एक्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। सर ये तो नॉर्मल सी बात आती है, बट आपको पता है ऐसे यहाँ पे भी गेम खेल सकता है। क्या खेल सकता है कि भाई देखो 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 ऐसे कैसे, कंपनी बहुत बड़ा है, पब्लिक डिस्क्लोजर के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है। कहाँ पे तो था ना, हार्म आ रहा है इन्वेस्टर को, क्रिएटर को, एम्प्लॉयज़ को। तो भाई ऐसे कैसे कंटेंशन नहीं है, ऐसे थोड़ा गेम खेल सकता है कि भाई उसका इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो क्या करेगा, फर्दर एक्शन लेगा। ऐसे कुछ हो सकता है भाई। अभी यहाँ पे आईसीआई के ऊपर आ जाता है, बट मैं तुमको बताऊँ अगर प्रोविजन के हिसाब से जाते हैं ना, तो प्रोविजन के हिसाब से तो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। सर आपने ऐसे कैसे बोल रहे हो कि इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देगा? देखो सर, मैंने आपको जो केवाईसी का डॉक्यूमेंटेशन है ना उसमें एक आंसर करा दिया था, जिसमें है ना वो केवाईसी जो है ना बस तुम्हारा अटेस्टेशन एंगेजमेंट के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। बट उन्होंने आंसर दिया है, उसमें उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अटेस्टेशन नहीं है फिर भी केवाईसी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक आंसर क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वैसे तो एप्लीकेबल नहीं है, बट ऐसे ऐसे बोल लेता है ना कि इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ है, उसने करना चाहिए था, इन्वेस्टर को हार्म हो रहा है। तो पता नहीं भाई तो पता नहीं है, बट ऐसे के प्रोविजन के हिसाब से भाई मैंने कोड ऑफ इथिक्स पढ़ा है मैंने भाई, मैं मतलब बहुत कुछ सोच समझ के आता हूँ। बट क्या है ना, कभी कभी 19-20 रह जाता है यार, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ब्लैक एंड व्हाइट है, कभी कभी ग्रे एरिया हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ तो है। तो इस केस में तो आंसर तुम्हारा ऐसा ही होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करो, जो कि बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी कि तुमने डिस्कस क्या किया है, मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड क्या किया है, जजमेंट क्या थे, डिसीजन क्या था, वो सारी चीज़ें। बहुत फालतू वाला आंसर था, हमने इसको अच्छे से किया भी था, तो आपने इसको लिखा भी होगा, तो इसमें कोई दम की बात नहीं है। बस एक चीज़ है
कि ऐसे थोड़ा इसमें खेल सकता है, एंड जो आपका स्कोर है ना वो शायद से एग्जैक्टली जो आपको 5/5 जो मिल जाते हैं ना जनरली प्रोफेशनल के क्वेश्चन में 5/4, मतलब 4 या 5 मार्क मिल जाते, तो हो सकता है कि इसमें नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा 1-2 मार्क कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में पीएसयू के बारे में बात करेंगे। पीएसयू C&A जो दिया है तो पीएसयू का क्वेश्चन है, इसमें तुमको पूछा है कंप्लायंस ऑडिट के बारे में, पर्सपेक्टिव एंड कंप्लायंस ऑडिट के बारे में, कंप्लायंस ऑडिट के पर्सपेक्टिव एंड कंसर्न के बारे में, सॉरी, ठीक है, पर्सपेक्टिव एंड कंसर्न के बारे में पूछा है। तो भाई इसमें तो कुछ दम था ही नहीं, ये था भाई बहुत ही आसान था। कंप्लायंस ऑडिट के बारे में तुमको डेफिनेशन लिखना था, उसके बारे में कंसर्न में 2 कंसर्न है तुम्हारा, रेगुलरिटी एंड प्रोपराइटी, एंड उसके बाद में पर्सपेक्टिव में क्या है तुम्हारा कि कंडक्टेड कैसे हो जाता है विथ ऑडिट ऑफ एफएस सेपरेटली एंड इन कॉम्बिनेशन विथ परफॉर्मेंस ऑडिटिंग, ये चीज़ हो जाती है। इसके साथ में थोड़ा मसाला वो डाल सकते हैं सजेस्टेड आंसर में, बट मोटा मोटी लेवल पे यही आंसर होगा, जिसमें तुमने अगर लिखा है अच्छे से तो आपका स्कोर बनेगा। आपको 3 मार्क्स तो देने चाहिए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बट इन्होंने 4 मार्क में पूछा है, हालांकि वो 5 मार्क के लिए वर्थ भी नहीं करता है, 4 मार्क ठीक है, तो इसमें आपको 3 मार्क्स आ सकते हैं। अब एक हो सकता है कि आपने जो डेफिनेशन है ना वो अच्छे से नहीं लिखा होगा, तो आपका थोड़ा इधर उधर कट जाएगा, बट मेरे हिसाब से ना ये इजी वाला पोर्शन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना चाहिए था, जो आपका स्कोर बढ़ा देगा, मतलब कम से कम 3 मार्क तो यहाँ से आपको आने चाहिए थे। क्वेश्चन 3 के बारे में बात करेंगे सर। क्वेश्चन 3 जो है ना, ओ हो भाई साहब, सितंबर 25 के जो एडिशनल क्वेश्चन है, जो मैंने अभी दिए थे एडिशनल क्वेश्चंस, 1 घंटे का वीडियो था, मैंने आपको बोला था कि भाई चाहे 1.5 की स्पीड से 2 की स्पीड से देख लो, बट एक बार इसको देखना ही देखना है, एक बार देखना ही देखना है। देखो भाई क्वेश्चन आ गया उसमें से, सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्या हो रहा है तुम्हारा, कंसो हो रहा है, सीएफएस हो रहा है, ये सारे सीएफएस के कंपनीज है, एंड ये कंपनीज में टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और नेट कैश फ्लो, मैं बता भी क्या रहा हूँ, क्वेश्चन तो इधर ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कराया था सितंबर 25 एडिशनल, मैंने बोला था कि एक बार तो देख लो, और इसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में समझाया था पूरे वीडियो में कि भाई साहब ये जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट को टेस्ट किया है इन्होंने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू, नेट कैश फ्लो जो इन्होंने एक कंपनी के लिए दिया था, वो बस इन्होंने क्या किया है, डिवाइड करके दिया है, बस इतनी सी बात आती है, ठीक है। एंड उसके बाद में 1 सब्सिडरी कंपनी जो है ना आउटसाइड इंडिया है, तो उसका जो एफएस बना होगा वो दूसरे कंपनी के दूसरे कंट्री के गैप के हिसाब से बना होगा, उसका ऑडिट हुआ है वो दूसरे कंपनी के ऑडिटिंग स्टैंड, दूसरे कंट्री के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना होगा, एंड तुमको ड्राफ्ट करना है सुटेबल पैराग्राफ इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मेक नेसेसरी एजम्पशंस। सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, अगर आपने इसको किया है तो आपने पहले किया है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर आपने पहले इसको नहीं किया है तो आपने कुछ तो गड़बड़ करके आए हो, ये मुझे पता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोला था कि चिल्ला चिल्ला के ग्रुप के ऊपर मैसेज किया था कि भाई एटलीस्ट एक बार देखना ही देखना है तुमने। भाई ये देखो, अल्सो ड्राफ्ट सुटेबल पैराग्राफ एंड नेसेसरी एजम्पशन, सेम टू सेम है भाई साहब, बस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट किया है, बट बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुमको गिवन केस में क्या हुआ है वो लिखना पड़ेगा, 706 के हिसाब से लिखना पड़ेगा, गिवन सिचुएशन लिखना पड़ेगा, एंड सुटेबल पैराग्राफ कौन सा आता है, ओएम पैराग्राफ आता है। और ये हर चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि कैसे कैसे लिखना है तुमने, कि भाई साहब गिवन केस में क्या क्या हुआ है, सबका अलग अलग तुमको लिखना पड़ेगा, नेट कैश आउटफ्लो, टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट लिखना पड़ेगा, फिर तुमको ओपिनियन देना पड़ेगा, ओपिनियन में तुम्हारे पास में 2-3 चीज़ आ जाती है, कौन से सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है, उनके केस में क्या हुआ है, तुम्हारे पास में कैसे एफएस बन के आ जाता है, एफएस प्रिपेयर करने का जिम्मेदारी क्या है, उस केस में तुम क्या करते हो, पेरेंट कंपनी क्या करता है, पेरेंट कंपनी क्या करेगा, फ्रेमवर्क को बना देगा, वो इसको ऐड करोगे, तुम क्या करोगे, कंसो के एडजस्टमेंट के ऊपर ऑडिट करोगे। चीज़ें बहुत आसान थी यार, इसमें कोई दिक्कत की बात होती नहीं थी, चीज़ें बहुत आसान थी, बस तुमको एक बार पता होना चाहिए था कि अच्छा ये चीज़ है, ओएम पैरा जब ड्राफ्ट करना है ना तो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ आनी चाहिए उसमें, 2-3 चीज़, अच्छा इसके बारे में बात किया है, इसके बारे में बात किया, इसके बारे में बात किया है, एंड आखिरी में सीएफएस के ओपिनियन के बारे में बात किया है। तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं थी, बट अगर आपने इसको पहले नहीं किया है ना तो भाई साहब मुश्किल की, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल था। आपने क्या लिखा है ना मुझे पता है, आपके नोट्स में जो दिख रहा है ना आपको कि भाई ये सब करना था, वो करना था, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, वो सब तुमने लिखा है, बट अगर आप यहाँ पे देखते हो ना वो सब है ना इसमें आ जाएगा तुम्हारा, तुमने जो भी लिखा है ना वो सब इसमें आ जाएगा। और मेन आंसर है ना पोएम पैराग्राफ के बारे में था जो तुमको लिखना था। सर मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा, ठीक है। तो अगर तुमको लग रहा है ना कि तुम्हारे आंसर मैच नहीं हो रहे, तो मैं आपको बताऊँ कि
मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन में मतलब कोशिश है ऐसी कि जो सजेस्टेड आंसर है ना वो आपके सामने अभी रख दूँ। मुझे दुश्मन मत बनाओ यार कि तुम्हारे आंसर ऐसे जो हमारे मैच नहीं हो रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे होता है ना, मैंने एमसीक्यू दे दिए तो एमसीक्यू बच्चों के मैच नहीं हो रहे ना मेरी वजह से, वो बोलते कि नहीं तुम गलत हो, ठीक है। तो सजेस्टेड आंसर भी बच्चों के कैसे होता है ना, क्योंकि वो मानसिकता उनका हो जाता है कि यार तुम ऐसे बता रहे हो कि तुम गलत हो, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना, मैंने दिया भी है तुमको ये सारी चीज़ें। बट ठीक है यार, अभी कुछ कर नहीं सकते। बच्चों का मेंटेलिटी बन जाता है यार, ऐसे वाले जो वीडियोस होते हैं ना, बनाने का कोई शौक नहीं होता बट बनाने पड़ते हैं। और बच्चों का मानसिकता ऐसा होता है कि गलत गलत हो रहा है, क्योंकि है ना एक भी चीज़ गलत हो रही है ना तो उनको ऐसा टेंशन आ जाता है, और फिर क्या करते हैं, जो भी है। 540 के ऊपर क्वेश्चन था, एस्टिमेशन अनसर्टनिटी। देखो दोस्तों, एस्टिमेशन अनसर्टनिटी के बारे में था, एंड यहाँ पे उन्होंने हिंट दिया था किधर, तो सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क स्पेशली एस्टिमेशन अनसर्टनिटी इवेल्यूएट कैसे करोगे। मैंने आपको कहा था 540 में एस्टिमेशन अनसर्टनिटी तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे बुक में एस्टिमेशन अनसर्टनिटी के नीचे वाला कंटेंट नहीं आता है। मैंने एस्टिमेशन अनसर्टनिटी 540 में डिवाइड करके रखा है कि भाई साहब यहाँ से ऊपर 540 अलग है, एस्टिमेशन अनसर्टनिटी के नीचे का 540 अलग है। तो अगर एस्टिमेशन अनसर्टनिटी आता है ना तो ऊपर कुछ देखना ही नहीं है, नीचे देखना है। और उसमें भी सिग्निफिकेंट रिस्क आता है, तो मैंने आपको बोला था कि सिग्निफिकेंट रिस्क आता है तो फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू सिग्निफिकेंट रिस्क, ये वाला आंसर आएगा। चिल्ला चिल्ला के बताया था, अगर आपने सुना होगा, अगर आपने समझा होगा मैंने क्या बताया है, तो आपने इसको आंसर को लिखा होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने 540 में बहुत दमदार चीज़ पढ़ाई है, बट जो भी है बात नहीं करेंगे उसके बारे में। तो ये 4 पॉइंट है जो मेरे हिसाब से इसका सजेस्टेड आंसर का पॉइंट बनेंगे। सर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में तुम जाते हो, उसमें 3 नंबर का पॉइंट जो आता है फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू सिग्निफिकेंट रिस्क। भाई नोट्स हमारे पहले से टेलीग्राम के ऊपर है, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। चैप्टर नंबर 2 में 540 रहेगा, उसमें जाके तुम देख सकते हो कहाँ पे है, कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपने कुछ आंसर गलत ही लिखा है, अलग ही लिखा है, बट ये पॉइंट 4 पॉइंट आते हैं तुम्हारे, और ये चीज़ तुमने लिखा है, ये सजेस्टेड आंसर का पार्ट बनेगा। भाई सिंपल सी बात इतना मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अल्टरनेटिव अजम्पशंस अगर नहीं आते हैं तो तुमने जो रिजेक्ट क्यों किया है, तुमको अल्टरनेटिव अजम्पशंस को अगर तुमने कंसिडर किया है तो दूसरे को रिजेक्ट क्यों किया है, सिग्निफिकेंट अजम्पशंस रीजनेबल है क्या, मैनेजमेंट का इंटेंट क्या है, एंड चौथा वाला पॉइंट, ठीक है, रेंज वगैरह को डेवलप करना। मैंने अच्छे से समझाई तुमको, आई होप तुमको समझा भी होगा। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन था, अगर आपने किया है, मतलब देखो यार ये चीज़ है, ठीक है। 540 में से मार्क्स बन सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज में तुम्हारे पास में 2-3 मार्क आराम से आ जाएंगे, 3 मार्क तो आराम से आ जाएंगे, 3 पॉइंट तुमने लिखे हैं तो 3 से 4 मार्क आ जाएंगे। बट दिक्कत यही है ना कि यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कि ये तुमने पढ़ा है क्या, तुमको 540 समझा तो है क्या कि भाई किसके बारे में बात हो रही है। जो भी है आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का पॉइंट है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, 2410। इसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा था भाई। ये जो क्वेश्चन था ना 2410 के 2 क्वेश्चन थे, एक WR था जिसमें से तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स आ जाएंगे, बट ये जो ऑब्जेक्टिव है ना इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स नहीं आएंगे तुमको, क्योंकि इसका आंसर है ना ICI के मॉडल में ऐसा है, जो कि तुम्हारे सजेस्टेड का आंसर भी ऐसा ही बनेगा। और बताए इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है, मैं तुमको बता देता हूँ। मैंने समरी में तुमको ये चीज़ दिया था, क्या दिया है, टू एनेबल ऑडिटर टू कंक्लूड बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स एनीथिंग सजेस्ट दैट द IFI जो है ना नॉट मटेरियली प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल FRF। यही चीज़ है, बट सजेस्टेड आंसर में कैसा आएगा देखो, एनेबल ऑडिटर वेदर ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू एनीथिंग हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन कि IFI जो है ना नॉट प्रिपेयर्ड एज पर FRF। तो इतना बड़ा चढ़ के उन्होंने लिखा है, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया समरी में। दूसरी चीज, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इशूइंग इनकरेक्ट कंक्लूजन इफ द इंफॉर्मेशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड बेस्ड ऑन द दोनों प्रोसीजर। यही चीज है इंक्वायरी एंड ये दोनों के प्रोसीजर के हिसाब से, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन व्हेन IFI जो है ना मटेरियली मिसस्टेटेड होगा। तो 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आएगा तुम्हारा। तीसरा पॉइंट जो है ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है ना, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है तो ही तुम्हारा क्या हो जाता है, 2410 अप्लाई हो जाता है। तो ये वाला सीन है ना, यहाँ से आ जाता है। अब यहाँ पे जो उन्होंने ये 2 चीज़ दिया है ना, ये भाई मतलब इतना रिलेवेंट वाला है नहीं है, बट तुमको पता है जो सजेस्टेड आंसर वाला जो बंदा चेक करेगा ना, वो बंदा उसको नहीं पता है कि इसमें रिलेवेंट कितना है, क्योंकि देखा ना, आप देखो भाई इसमें क्या लिखा है पता है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू IFI है ना वो डिफर करेगा सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ऑडिट।
और इसी के बारे में ये 2 पैराग्राफ पूरे इसी के बारे में बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे हम ओपिनियन नहीं देते, डू नॉट प्रोवाइड ओपिनियन। भाई साहब बात तो ठीक है ना, तो आईएफआई का ऑब्जेक्टिव थोड़ी बनता है, आईएफआई का ऑब्जेक्टिव ये 2 ही बनता है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही बन जाती है। ये तो ऐसे ने बड़ा चढ़ा के लिखा है समझाने के लिए, बट सजेस्टेड आंसर का पार्ट ये बनेगा। मैं तुमको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब तुमने लिखा है बराबर सही है, परफेक्टली है, बट ये सजेस्टेड आंसर का पार्ट बनेगा। और तुम इसको पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो पॉज करके, मैं तुमको दिखा देता हूँ। पढ़ लो तुम इसको पॉज करके, तुमको समझेगा कि भाई इसमें कुछ दम है नहीं आंसर का, बट ये सजेस्टेड आंसर में दिखेगा, तो सजेस्टेड आंसर बड़ा दिखेगा, सजेस्टेड आंसर बड़ा दिखेगा, तुम्हारा स्कोर अल्टीमेटली कम होगा। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि पेपर जो है ना, वो है ना तुम्हारा एवरेज पेपर नहीं है, थोड़ा गेम खेला है ऐसे ने, तुमको समझा नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 4 के बारे में बात करेंगे। बैंक ऑडिट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है, उसने स्टैंडर्ड एसेट में ही क्लासिफाई किया है, जबकि वो सब स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए था। और यहाँ पे 2 चीज़ तुमको पूछा है, एक तो इसने 20% जो है ना वो रिक्वायरमेंट किसका है, बोर्ड है, मतलब बैंक का रिक्वायरमेंट 20% है, एंड 15% जो है ना वो IRAC के नॉर्म्स के हिसाब से। तुमको क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन CAT ने बोला है कि सब स्टैंडर्ड कर दो, वो क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई करना है। एंड दूसरी चीज जो उसने रेट दिया है ना, वो रेट को तुमको कितना मेंशन करना चाहिए एमओसी में, ठीक है। ये 2 चीजें पूछी है। अब देखो किसके बारे में बात होता है, रिस्ट्रक्चर एडवांसेस के बारे में बात होता है, मतलब तुमने कंसेशन दिया है बोरोवर्स को। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब तुम्हारा स्टैंडर्ड एसेट होता है, मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया था कि स्टैंडर्ड एसेट है ना, उसको तुमको सब स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर सकता है, ड्यू डेट के ऊपर आके उसको क्या करेगा, रिस्ट्रक्चर करते 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 जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा कि वो सब स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो एनपीए बनेगा ही बनेगा, वो सब स्टैंडर्ड बनेगा ही बनेगा। जैसे रिस्ट्रक्चर होते हैं ना, सब ठीक है, फिर भी रिस्ट्रक्चर होते हो तो क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड बनेगा। तो तुमको ये आंसर लिख के जस्टिफाई करना था कि भाई साहब सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, डाउनग्रेड करना चाहिए तुमने, स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में होना चाहिए। और अगर पहले से एनपीए में है तो एनपीए में ही रहेगा, उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। अब इसमें आईसीआई के आंसर में और एक चीज़ आ सकती है, क्या आ सकती है भाई साहब, कि अगर सब स्टैंडर्ड जो चीज़ आता है ना, सब स्टैंडर्ड का डिफिनेशन होता है ना, जो हमने एनबीएफसी में देखा था सब स्टैंडर्ड में, उसमें क्या होता है, अकाउंट शुड रिमेन सब स्टैंडर्ड अंटिल एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम ऑफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ टर्म्स हैव बीन रीनेगोशिएटेड और रिस्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब क्या है, हाँ यहाँ पे 1/10 को है ना, उन्होंने क्या किया है, 1/10 को शायद से उन्होंने क्या किया है, रिस्ट्रक्चर किया है। तो 1/10 से तुम्हारे पास में 31 मार्च तक 1 साल नहीं होता है। तो अगर टर्म्स को नेगोशिएट या नेगोशिएट किया, उससे 31 मार्च तक 1 year एक्सपायरी नहीं होता है। अगर 1 year एक्सपायरी नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आसान सा है कि ये सब स्टैंडर्ड ही रहेगा। अगर 1 तारीख को तुमने सब स्टैंडर्ड किया, 1 year अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो 1 साल तक वो क्या करेगा, सब स्टैंडर्ड ही रहेगा। ये चीज़ तुमको एडिशनली लिखना पड़ सकता है। देखो ये बैंक ऑडिट के नोट्स में भी नहीं है, ये कहाँ पे है, सब स्टैंडर्ड का डिफिनेशन जो होता है ना उसमें है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। बट ये एनबीएफसी में हम बात करते हैं, ये बैंक ऑडिट में बात नहीं करते। बट ये चीज़ है ना, अगर आपको ट्रिगर हुआ है, क्योंकि ये सजेस्टेड का आंसर बनेगा भाई, ये आसान नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये बनेगा। अगर आपको ट्रिगर हुआ है, आपको पता था ये, बट अगर आपको ट्रिगर हुआ है उस टाइम पे तो ही आपने लिखा होगा। और दूसरी चीज़ आती है जहाँ पे तुमको आंसर को डिज़ाइन करना था, क्योंकि भाई साहब लॉजिकल बात बन जाती है कि IRAC के नॉर्म्स 15% है, बैंक के 20% है, तो विच एवर इज हायर तुमको लिखना पड़ेगा। क्योंकि भाई सिंपल सी बात आ जाती है ना, देखो इनके 15 है, इनके 20 है, जो आरबीआई से हायर है। अगर आरबीआई से कम है ना तो तुमको आरबीआई वाले बताने पड़ेंगे। बट अगर बैंक ने ही खुद का स्टैंडर्ड सेट किया ना, तो बैंक के जो स्टैंडर्ड है ना उसके हिसाब से फॉलो होना चाहिए, क्योंकि भाई बैंक ने एक कंट्रोल सिस्टम लगा दिया है, तो बैंक के कंट्रोल के सिस्टम से होना चाहिए। बट बैंक का कंट्रोल सिस्टम है ना, आरबीआई के कंट्रोल, आरबीआई ने जो बोला है ना उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा ही होगा। तो अगर उससे ज़्यादा अगर तुमको देना है ना, तो बैंक अगर खुद बोल रहा है कि 20%, तो 20% को फॉलो करना पड़ेगा। तो 20% का रेट है ना, वो तुमको एमओसी में तुमको फाइनलाइज करना पड़ेगा। अब जो है ना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन 4 जो है ना वो तुम्हारा ऑप्शन में होना चाहिए था। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि इसमें एक तो डिजिटल ऑडिट है, इसमें बैंक ऑडिट है, एंड एसडीजी का जो आंसर है ना वो आपने गलत लिखा होगा। तो क्वेश्चन 4 एमसी अगर ऑप्शन में छोड़ देते या फिर एंड में अटेम्प्ट करते विथ ऑप्शन के साथ में तो मज़ा आ जाता। ठीक है, क्योंकि है ना ये तुमको आता था अच्छे से, बट इसका जो मैंने आपको बोला कि इसका आंसर आपको डिज़ाइन करना था, और डिज़ाइन किया हुआ आंसर एंड सजेस्टेड आंसर के साथ में कितना मैच होगा, इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाता है। भाई देखो मैं अगेन तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला कि एवरेज पेपर नहीं था, पेपर डिफिकल्ट था। यहाँ पे आईसीआई को रिजल्ट मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है भाई।
ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में बात होती है, रिमोट ऑडिट में कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। ऐसे का सजेस्टेड आंसर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। मैंने कैसे दिया है तुमको, ऐसे दिया है। कॉन्फिडेंशियलिटी में मैंने क्या बोला है कि 3 पॉइंट याद रखना है, मतलब हमने वैसे डिजिटल ऑडिट किया नहीं है तो बात छोड़ दो, मैं तो इसके ऊपर भरोसा ही नहीं करता हूँ। ठीक है, एक तो रिमोट ऑडिट में एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को उन्होंने टेस्ट किया है भाई। भाई डिजिटल ऑडिट कैसे टेस्ट कर सकते हो इतना, बट किया भी है तो वैसे भी आता है, तुमने कितना लिखा होगा, कितना मैच करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। इसी वजह से मैं बोल देता हूँ कि डिजिटल ऑडिट तुम छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसने क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करना चाहिए, यही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए एंड डेटा इनक्रिप्ट होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें सही है, बस मैंने तुमको बहुत आसान करके दिया है। एक बार रिव्यू हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन को प्लेटफॉर्म से रिमूव करो एंड तुम क्या करो, डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट वगैरह देख लो। एक बार रिव्यू हो जाता है तो रिमूव कर लो एंड ये डेटा प्रोटेक्शन वाली चीज़ सेम टू सेम। एडिशनल एग्रीमेंट कर लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना एंड प्रायर ऑथराइजेशन लेना, यही चीज़ यहाँ पे बात होती है। एडिशनल एग्रीमेंट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना एंड तुम्हारे पास में ऑथराइजेशन प्रीवियसली ऑथराइज होना चाहिए। एंड वीपीएन का यूज़ करो, सिक्योर एंड इंक्रिप्शन कनेक्शन होगा। वीपीएन का यूज़ करो, सेफ एंड इंक्रिप्टेड ऑनलाइन कनेक्शन होगा। तो सेम टू सेम चीज़ आ जाती है, बट मैंने तुमको अच्छी तरीके से नोट्स में बना के दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। ये आंसर होगा सजेस्टेड का। ठीक है, सी के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में था, ये था तुम्हारा एसडीजी ईएसजी के बारे में। ठीक है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है, वांट्स टू अप्लाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे एक्सेस टू द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स क्वालिटी एंड लेबर रिलेशन। तुमको क्या पूछा है, व्हाट शुड बी एड्रेस्ड इन द पिलर अबव, हाईलाइट द की एलिमेंट्स। जो पिलर में, सर मुझे सच में बुरा लग रहा है कि अगर आप देखो, इस बच्चे ने भी बोला था कि इसमें प्रिंसिपल ए आएगा, इसमें प्रिंसिपल ए आएगा, बट मैं आपको बताऊँ, ये जो मैंने नोट्स में तुमको ये फॉर्मेट में जो नोट्स बनाए थे ना, इसका वन ऑफ द रीज़न था कि आपको पिलर समझ में आ जाए, आपको पिलर समझ में आ जाए। मैंने नोट्स को ड्राफ्ट ही ऐसे किया था कि भाई पिलर्स है, क्योंकि मैंने पिलर के फॉर्मेट में इसको दिखाया है तुमको, ताकि तुमको सबकॉन्शियस में याद रहे कि भाई ये पिलर्स है। ऐसा क्वेश्चन भी होता है, यहाँ पे लिखा है 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, 3 पिलर होते हैं। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है जो बस एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, वो क्वेश्चन में ना इतना वाला आंसर है। ठीक है, अब है ना, अब है ना सर, थोड़ा टेंशन आ रहा है, बट भाई मुझे भी टेंशन आ रहा है। तो एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना, ये जो तुमने प्रोडक्ट क्वालिटी एंड लेबर रिलेशन है ना, तुमने क्या किया है, प्रोडक्ट के बारे में कहा से गुड्स एंड सर्विस, इसका अलग आ जाएगा। लेबर वाला है ना, वो दूसरा था एम्प्लॉय वाला, इसका अलग आ जाएगा। ऐसे करके तुमने प्रिंसिपल लिखे है ना। सॉरी बट यार मार्क्स शायद से नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब भाई मैं मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, एक बात फिर से समझो, मैं तुमको हेल्प कर रहा हूँ सजेस्टेड आंसर क्या सही होगा इसके बारे में समझाने में। तो देखो, ये 3 पिलर हो जाते हैं, और ये 3 पिलर में ये जो चीज़ आ जाती है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड लेबर रिलेशन, वो तुम्हारा आ जाता है सोशल के पिलर में। सोशल के पिलर के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे तुम्हारा रिलेशनशिप, ये सब चीज़ आ जाती है, लेबर रिलेशनशिप, जहाँ पे हम ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर के अपोजिशन, सोशल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो तुमने यहाँ पे जो भी चीज़ देखी है ना, तो एक तो प्रोडक्ट के बारे में बात होती है, एंड जब लेबर मैनेजमेंट के बारे में बात होती है तो सोशल पिलर आ जाता है। तो तुमको लिखना था सोशल पिलर के बारे में, तुमको क्या क्या पूछा, क्या क्या है देखो, क्या एड्रेस किया जाएगा एंड की एलिमेंट को हाईलाइट करो, ये 2 चीज़ पूछी है तुमको। तो क्या एड्रेस किया जाएगा, इट एड्रेसेस, ये चीज़, तो ये चीज़ तुम्हारा आना चाहिए था, क्या एड्रेस किया जाएगा, एंड की एलिमेंट में तुम्हारा ये सारी चीज़ आनी चाहिए थी, जिसके ऊपर मैंने हर एक के ऊपर एक एक 2 2 एग्जांपल दिए। देखो, वर्क लाइफ बैलेंस, टाइमली पेमेंट लेबर का, हेल्थ एंड सेफ्टी में हेलमेट है, सेफ्टी शूज़ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, एसडीजी के ऊपर हमारा फीडबैक भी अच्छा है कि लेक्चर बहुत बढ़िया बने हैं, क्योंकि उसके पीछे ना भाई मेहनत भी उतनी है। ठीक है, तो तुमको ऐसा है ना पता होता है कि अच्छा एसडीजी में से क्वेश्चन आया है तो एवरेज पेपर है, नहीं भाई, एसडीजी में पिलर में से क्वेश्चन आया है, एंड पिलर में से भी कौन सा पिलर, सोशल पिलर के बारे में पूछा है, उसके में भी क्या एड्रेस करना है एंड कौन से की एलिमेंट से उसके बारे में पूछा है। देखो सजेस्टेड आंसर है ना, मोस्टली यही रहेगा मेरे हिसाब से। तो अगर चेंज हो जाता है तो
आपका नसीब है अगर कोई और आ जाता है तो, बट मेरे हिसाब से तो यही चीज़ आ जाएगी। ये दूसरे दो की एलिमेंट लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको ह्यूमन कैपिटल, आपका आंसर जो है ना, ऐसा हो सकता था कि आप तीनों पिलर के इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दो एंड फिर सोशल पिलर को कंटिन्यू करके उसके की एलिमेंट्स लिखो। अगर ऐसे भी आपने किया है ना, जो मैंने यहाँ पे ऐसे बॉर्डर किया है ना, तो भी आपका आंसर सही है। बट मोस्टली जो क्रक्स है ना इसका, वो सोशल पिलर आ जाएगा एंड उसके बाद में ह्यूमन कैपिटल के बारे में तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट उसका क्वालिटी एंड लेबर रिलेशन के सेफ्टी के बारे में बात होती है। क्वेश्चन 5 के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ द प्रोसीजर अ ब्रीच फाइनेंशियल स्टेटमेंट 810 का सिंपल सा था। मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी ने गलत नहीं किया होगा, ये तुमने गलत करना भी नहीं चाहिए था भाई साहब। इसमें एक तो कम, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन बने हैं जो आपको डायरेक्टली समझ में आते हैं कि अच्छा इसमें से ये क्वेश्चन के बारे में पूछा है। तो भाई नेचर ऑफ प्रोसीजर के बारे में पूछा है, 810 में पूछा है, तो ये मैंने आपको बोला भी था इसको याद कैसे रखना है एंड इसको लिखना कैसे है आंसर में। तो यूर सजेस्टेड आंसर देखो मैं 16 का है, ठीक है। मैंने जो मेहनत करी थी ना, इतने सारे पेपर, प्रीवियस पेपर, सारे अटेम्प्ट के बारे में देखा था, देखो यहाँ पे काम आया, ठीक है। मैं 16 में मैंने तुमको ये क्वेश्चन डाल के रखा था। आधे बच्चों को पता ही नहीं कि मैं 18 से पहले भी ये था, अदर स्टैंडर्ड थे तुम्हारे सिलेबस में, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे थे। तो मैं 16 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आ गया भाई, काम का क्वेश्चन, बहुत काम का क्वेश्चन है। और ये जहाँ पे जैसे तुमको दिख रहा है ना, वैसे ही तुम्हारा आंसर रहेगा। देखो ABCDE F A ना, यही पॉइंट रहेंगे और ऐसा ही सजेस्टेड आंसर रहेगा तुम्हारा। ये तो मैंने तुमको याद करने के लिए लिखा था, ठीक है। तो ABCDEF जी, ये सारे पॉइंट ऐसे तुम्हारा ये सजेस्टेड आंसर है। इसमें से देखो आपने कितने पॉइंट सही किए हैं, कितने आपको मार्क्स आ जाएंगे। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है तो 5 मार्क के लिए तुमने अगर 5 पॉइंट भी लिखे हैं तो भी तुमको 5 मार्क मिलने चाहिए, ठीक है। देख लेना PDF है टेलीग्राम के ऊपर, आंसर क्या है देख लेना, ठीक है। फिर B वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 505। आपको पता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बट मैं तुमको बताऊँ, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज पेपर नहीं था, डिफिकल्ट पेपर था, क्योंकि 505 में लिखना क्या है ये आपको नहीं पता था। क्या हुआ है सर, 50 या 40 वेंडर है उनके, उन्होंने 3 वेंडर को कंफर्मेशन भेज दिया एंड उन्होंने सब पहले कहानी बता दिया। एंड में क्या हुआ है कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैंडेड ओवर, देखो हाईलाइट अलग से किया है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैंडेड ओवर क्या रिस्पॉन्सेज जो रिसीव हुए। भाई तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगते हो तो उनसे डायरेक्टली मांगते हो, तुमको किसने दिए, मैनेजमेंट ने दी है। तो यहाँ पे क्या आता है सर, ऑडिटर कैसे डील करेगा इस सिचुएशन के बारे में पूछा है। ऐसा ही पहले एक क्वेश्चन आके गया था, अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, बट RTP MTP में 2 नंबर पेज पे मैंने वो क्वेश्चन को रखा है। उसमें सेम टू सेम चीज़ बात होती है कि मैनेजमेंट से अगर आ रहा है, सेम टू सेम नहीं होती है, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। मेरे हिसाब से GST वाला क्वेश्चन है, बराबर है, ठीक है, GST वाला क्वेश्चन है। बट मैनेजमेंट से कंफर्मेशन आ रहा है ना, तो वो तुम्हारा रिलायबल नहीं हो जाएगा, रिलायबल नहीं होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो मैनेजमेंट से आता है। तो तुमको अल्टीमेटली इस आधार पे सजेस्टेड आंसर आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सजेस्टेड आंसर है, मैं बोल रहा हूँ कि इस आधार पे सजेस्टेड आंसर आएगा। सिमिलर सा कंसेप्ट टेस्ट किया है उन्होंने, क्योंकि मैनेजमेंट से अगर आता है ना तो रिलायबल नहीं होगा। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, फ्रॉड देखना पड़ेगा तुमको, NTE देखना पड़ेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर का। इन द इंस्टेंट केस, गिवन केस में क्या हुआ है तुमको लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस मेंशन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स से ऑब्टेन हुआ है तो उसके ऊपर रिलायबिलिटी के बारे में बात करता है। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं कि ऑडिटर को इनडायरेक्टली मिला है, अपीयर नॉट टू कम फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी, there is a risk that response has not come from the original intending confirming party, unreliable responses may indicate fraud risk factor। अब ये एग्जैक्टली तुम्हारा सजेस्टेड आंसर नहीं बनेगा, बट इसका जो सजेस्टेड आंसर बनेगा ना, इस आधार पे बनेगा कि वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल नहीं होगा तो उसमें तुमको बाकी की चीज़ें, सारी चीज़ें क्या आती है, रिस्क ऑफ फ्रॉड आता है, मटेरियल में स्टेटमेंट आता है, ये सारी चीज़ें तुमको है ना, ये सजेस्टेड आंसर नहीं है तुम्हारा, इसके आधार पर तुम्हारा आंसर बनेगा। तो अगेन तुम जो ड्राफ्ट करोगे एग्जाम में, अगेन जो सजेस्टेड रहेगा वो पेपर चेकर को ज़्यादा समझता नहीं है। देखो पेपर चेकर को समझता है कि ये आंसर क्या है, सजेस्टेड आंसर क्या है। ये दिक्कत होती है यार, एक्चुअल में प्रॉब्लम है यार, कुछ कर नहीं सकते हम। 5C के बारे में बात करेंगे। ये तो सिंपल था भाई, इथिक्स 135 का क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर आप चूक रहे हो ना तो भाई मुश्किल है फिर, क्योंकि इथिक्स 135 के 2 क्वेश्चन आए थे भाई, 2 क्वेश्चन आए थे भाई, कमाल का। तुमने ऐसा कैसा लिख के आना था, इसमें ना ही आप क्लॉज में चूक सकते हो, ना ही आप में किसी भी चीज़ में आप उसमें चूक नहीं सकते हो, ठीक है। अंडर राइट किया है उसने 1%,
तो भाई साहब एग्री करते हो क्या? तो तुमको ऐसा कैसा लिखना है क्या, 2 फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, ये क्या क्या चीज़ आती है, कौन से परमिटेड नहीं है। यूपी बिहार के सर्विस परमिटेड नहीं है। यूपी बिहार में यू से आता है, अंडर राइटिंग के सर्विस परमिटेड नहीं है। तो ये गिवन केस में इसने ये किया है जो करेक्ट नहीं है, इसकी वजह से गिल्टी होगा। इसमें कोई दम नहीं था। क्वेश्चन 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 6 में सबसे पहली चीज़ थी कम्युनिकेशन करना है, आइडेंटिफाइड डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इसमें तुमने लिखा होगा 265 के हिसाब से। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। बट अगेन इसको ऐसा कैसा याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस केस में भी तुमको देख लो तुम्हारे हिसाब से। फिर बात आ जाती है, किसके बारे में बात होता है, WR के बारे में बात होता है, 2410। यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए था, ये क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से छूटना भी नहीं चाहिए था भाई। ऐसे के ऐसे पॉइंट A to G तुमने लिख के आने चाहिए थे, A to G ऐसा का ऐसा छाप के आना चाहिए था। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, इसमें आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए था भाई। मैंने आपको गिने चुने 4-5 क्वेश्चन बताए हैं जिसमें से आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए था। देखो MCQ में 20 मार्क। अच्छा बात करते, ठीक है बात करते बाद में। पहले तो ये WR तो इसमें ईजी था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैक्सिमम फी के बारे में बात होती है, ये भी अगेन तुम्हारा सेम भाई, सेम इथिक्स 135 का क्वेश्चन था। ये इथिक्स 135 का क्वेश्चन था, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता था, मिनिमम फीस के बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम फीस के बारे में बात नहीं करते हैं, तो गिल्टी हो जाता है। और एक आ गया था इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन का भाई अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आप है ना भाई, आप दिमाग से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर प्रोफेशनल इथिक्स छोड़ के इन्वेस्टिगेशन कौन अटेम्प्ट करता है, तो मेरे हिसाब से किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। किसी ने किया होगा तो भी देख लो एक बार किसके बारे में बात करता है। सेल्स फिगर को इन्फ्लेट किया है, हायर कमीशन लेने के लिए, कवर मेगा डील को लाया है कवर अप करने के लिए किकबैक को, एंड इन्वेस्टिगेट प्रोसीजर क्या होने चाहिए फ्रॉड के बारे में। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोसीजर क्या होने चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस टाइप के फ्रॉड में। यहाँ पे तुमको समझेगा कि एग्जेजरेट किया है सेल को वगैरह, यही चीज़ है। ये हमारे नोट्स में या ICI के मॉडल में सेम चीज़ हुआ है। इन्फ्लेट किया है फिगर को हायर कमीशन को ऑन करने के लिए, मेगा डील किकबैक्स। फिर ये प्रोसीजर की बात होती है, तो ये ऊपर जो दिया है ना, ये जो चीज़ दिया है ना, ये सब चीज़ यहाँ पे है। मैंने हाईलाइट किया है कि ड्यूटी वगैरह वगैरह क्या क्या चीज़ आती है, तो सारी चीज़ यहाँ पे है तुम्हारे पास में। ऑडिट बाबू, दिस आंसर्स आर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड सम आंसर्स में वेरी विथ एक्चुअल सजेस्टेड आंसर्स। मैंने अपना बेस्ट दिया है। ऑडिट बाबू आपका ऑडिट दोस्त। क्वेश्चन 2 जो ICI का मॉडल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर है, जैसे 250 में इसका जो पैरा है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये सब उन्होंने दिया है, फालतू की बात आती है। अल्टीमेटली यही कहना चाहता है वो एंड में जाके, रिमेन अलर्ट अदर लॉज एंड रेगुलेशन के लिए तुमको क्या करना है, यहाँ पे रहेगा कहाँ पे, तो कि अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, प्रोसीजर स्पेसिफाइड प्रोसीजर परफॉर्म करने, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही बात करता है, बट हमने उसको अच्छे से बात किया है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बस यही कि पेपर डिफ़िकल्ट था, और आप अगर इस पेपर में आप पास होते हो ना तो भाई आप लकी हो, क्योंकि है ना एक बच्चे होते हैं ना जो बच्चे वैसे ही पास हो जाते, ठीक है, जो मतलब मेहनत करते हैं ऐसे ही नहीं, बट उनका होता है खुद का अपना अपना कैपेसिटी होता है। जो बच्चे पास हो जाते हैं, जो नए नए बच्चे आते हैं ना, वो वैसे भी पास हो जाएंगे। कुछ बच्चे जो इस अटेम्प्ट में बहुत कम थे, कुछ बच्चे हैं ना मेहनत बहुत करते, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो पास नहीं हो जाते। बहुत बार मतलब कुछ कर नहीं सकते यार। अब इस टाइप के पेपर आते जिसमें, अब देखो अगर MCQ के बारे में बात करूँ तो 20 मार्क के MCQ के आपके आने चाहिए थे। इसमें कोई मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। 20 मार्क से कम आ रहे तो ठीक है, 18, 20, 22 एंड 22 के ऊपर जितने आते भगवान की मर्जी है, उतने मार्क्स आने चाहिए थे। MCQ का पेपर अच्छा था। MCQ का पेपर में से आपका स्कोर 20 तक तो आना चाहिए था, तो बचे 20 मार्क। 20 मार्क आपको कलेक्ट करने थे इस पेपर में से। तो कैसे कलेक्ट कर सकते थे, मैंने आपको बोला था जहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्ट है ना, सबसे पहले उस एरिया को उठाओ। तो मेरे हिसाब से वो जो एरिया है ना, वो आपने आइडेंटिफाई किया होगा, उसके हिसाब से आपने लिखा होगा। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे इथिक्स के 2 क्वेश्चन, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन है जहाँ पे आपका स्कोर जो है ना बढ़ाएगा। क्योंकि है ना बाकी क्वेश्चन में आपने देखा कैसे कैसे क्या क्या हालत है, कितना बुरा हाल है। क्योंकि जब तक सजेस्टेड आंसर नहीं आता है ना, तब तक नहीं समझा जा सकता है। और सजेस्टेड आंसर भी आएगा तो डिस्क्रिप्टिव मतलब पैराग्राफ फॉर्म में आएगा। तो जहाँ पे भी पॉइंट वाइज फॉर्म में आता है ना आंसर, वो कहाँ कहाँ पे आता है, वो तुम्हारा 2410 में WR के बारे में आता है, या फिर 810 में तुम्हारे पास में प्रोसीजर में आ जाता है, ये चीज़ है ना। या फिर तुम्हारा कंप्लायंस ऑडिट PSU का ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया आना चाहिए। उसके साथ में इथिक्स में जो है ना तुम्हारे 2 क्वेश्चन जो इथिक्स 135 में से है,
मस्त स्कोर आना चाहिए। और जो 2 क्वेश्चन एथिक्स 135 में से नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन के बारे में है, उसमें से थोड़ा बहुत स्कोर आ जाएगा। या फिर दूसरा जो क्वेश्चन है तो उसमें से स्कोर आ जाएगा। तो नोक्लर के बारे में था, नोक्लर में से डॉक्यूमेंटेशन हमने किया था, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन था, वो था। तो देखो, अगर मैं 5 क्वेश्चन बोलता हूँ ना, तो 5 क्वेश्चन में तुम्हारा स्कोर जो है ना अ, लगभग 15 से 16 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, जो मैंने आपको बोले थे, 15 से 16 मार्क का स्कोर उसमें से आ जाएगा। और 18 से 20 मार्क तुम्हारे एमसीक्यू से बनेंगे। तो 35 मार्क के ऊपर तुम ऐसे भी पहुंच जाओगे। बाकी सारा जो पेपर है ना, उसमें से आपको 4-5 मार्क चाहिए थे, और 4-5 मार्क आपने ग्रैब किए होंगे। और उससे ज़्यादा आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, 1-2 1-2 1-2 2 मार्क तो आ जाएंगे, ठीक है। आपको, आपने अच्छा भी लिखा है ना, बहुत अच्छा, तो भी ऐसा एज्यूम मत करो कि आपको 5 आउट ऑफ 5 आ जाएंगे, या 4 आउट ऑफ 4 4 आउट ऑफ 4 या 4 आउट ऑफ 5 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 2-3 मार्क अगर आ जाते तो बहुत बढ़िया बात है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को 1-2 मार्क ही आएंगे। अ, देखो, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा विलन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। मैं बस तुमको सही आंसर का रियलिटी दिखा रहा हूँ, मैं तुमको पेपर का रियलिटी दिखा रहा हूँ। बात यह है कि अगर आपको समझ में आता है इसके बाद में कि पेपर मेरा ठीक ठाक गया है, अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर ठीक ठाक गया है, तो रिलैक्स हो जाओ, आराम कर लो, थोड़ा घूम उम लो। बट अगर आपको लग रहा है, दिख रहा है सामने क्लियरली कि अगर कि मेरा मुश्किल है, तो भाई सॉरी टू ब्रेक द न्यूज़ टू यू अगेन, बट आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और आपको अभी से शुरुआत करना पड़ेगा। आपने देखा मैंने यही चीज़ बोला था कि अगर पेपर डिफिकल्ट गया है ना आपको, तो आपको पढ़ाई जितना जल्दी हो सकता है ना स्टार्ट कर लो। अगले 6 दिन के बाद में स्टार्ट कर लो, 6 दिन का गैप ले लो, बट पढ़ाई स्टार्ट कर लो। बच्चे नहीं सुने, आपको पता नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मेरे पास आए हैं ना भाई, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आए। मैं आपको कैसे बताऊँ, अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले आए हैं, और उनको पूरा ग्रुप पढ़ना था। 15 दिन 20 दिन में आपको लगता है कि आप पास हो जाओगे, आपको टॉप 10 में आना है, तो टॉप 10 में आप ऐसे आ जाओगे। भाई शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत सारा होता है, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँ, अगले 5-6 दिन में स्टार्ट कर लो ना। रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हो ना, ऑफिस में सुबह शाम तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, एक बार होता है, ठीक है। फेल आप बार बार हो सकते हो, बस पास आपको एक ही बार होना है। तो एक बार के लिए मेहनत कर लो तुम। एक बार अगर पास हो जाते हो ना भाई, दुनिया चंगी है एकदम, ठीक है। तो भाई शुरुआत कर लो अभी से। अगर आपको लगता है कि आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीज़ें आ जाती है बीच में, अभी से शुरुआत कर लो। हर दिन सुबह शाम 2-3 घंटा अगर करोगे, तो आसानी से कवर कर लोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि, और आप है ना हमेशा आखिरी मंथ में आते हो, लास्ट मंथ में आते हो, तो भाई जो पढ़ रहा है ना आज से, वो तो भाई तुमसे आगे ही जाएगा। तो ये बात समझो, तुमको टॉप 10 में आना है। और हमेशा पेपर कितना इजी आए डिफिकल्ट आए, रिजल्ट तो रिजल्ट तो 10% ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको टॉप 10 में आना है, तो सोच लो, समझ लो। बाकी अगेन मैं बता रहा हूँ तुमको, मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो मैंने अभी दिए हैं, वो यही आंसर होंगे सजेस्टेड आंसर का। 1-2 आंसर जहाँ पे कंफ्यूजन है, जैसे 250 में मैंने आपको बता दिया, आपको तो क्लियरली लग रहा है, बट मेरे हिसाब से वो क्लियर नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि ये है नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर है, बट मैं उसके साथ में एग्री अभी भी नहीं करूँगा। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो मैंने दिए वो मोस्टली सही होंगे। तो इसके हिसाब से आपको देख लेना स्कोर कितना आता है। अगर आपको लग रहा है कि 40 के आसपास आता है ना, तो हो सकता है कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है 40 क्रॉस हो जाएगा ना आराम से, तो रहने दो, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 40 के ऊपर देख लेना आप। अगेन चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।